लाहौर शहर में खानदानी दुश्मनियों की इब्तिदा 50 की दहाई में हुई। ये खानदानी दुश्मनियां अब तक सैकड़ों लोगों की जानें ले चुकी हैं। ये दुश्मनियां चौधराहट, रंजिश, अनापरस्ती, रिश्तों, रकम और जायदाद के तनाज़ात से शुरू हुई। अंडरवर्ल्ड के डॉन, गैंगस्टर और किराए के कातिल एक तरफ तो कारोबारी शख्सियात को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते थे, तो दूसरी जानिब कारोबारी लोग भी इनको अपने मकासद के लिए इनसे काम लिया करते थे। इस तरह इन दुश्मनियों में सियासी हाथ मुलव्वस होने की वजह से कानून भी इन पर हाथ डालने से कासिर रहा। इन दुश्मनियों ने खतरनाक रूप उस वक्त धारा जब स्टूडेंट्स यूनियंस के लीडर भी इन दुश्मनियों में शामिल हुए और फिर खुद भी जान से हाथ धो बैठे। लाहौर शहर की तारीखी दुश्मनियों में नूरी नत, मियां मेराजदीन माझा से, कालू शाह पूरिया, भोला सुनियारा, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, रियाज गुज्जर, असलम टांगे वाला, बिल्ला ट्रका वाला, टीपू ट्रका वाला, अरशद अमीन चौधरी, आबिद चौधरी, आतिफ चौधरी, नवाज जट, हुमायूं गुज्जर, हनीफा बाबा, शेख रोहेल असगर, मियां इखलाक गुड्डू, भिंडर, रईस टंकी और मलिक जाहिद ग्रुप के दरमियान दुश्मनियां चली, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग लुक़मा अजल बन गए। इन दिनों अमीर बालाज टीपू के कत्ल से लाहौर में कत्ल गारत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। अमीर बालाज के कत्ल का इल्जाम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर आयद किया गया। फिर तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को भी कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस इन खानदानी दुश्मनियों को खत्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक ज़माना है कि लाहौर में बदमाश होते नेक नाम होते थे, और मैं बड़ा सोच के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक नाम होते थे और हर बदमाश को अपने इलाके का, अपने मोहल्ले की इज्जत का बड़ा पास होता था, और मोहल्ले वालों का बड़ा होल्ड होता था उस पर कि अगर वो मोहल्ले के अंदर कोई बदमाशी करे तो उसको कुट भी पड़ती थी। वहाँ पे सारे मिलकर उसको लान तान भी करते थे। और ये सारे बदमाश होते ये एक किस्म के पुलिसमैन थे अपने अपने इलाकों में, कि कोई लौंडा लपाडा आके वहाँ पे किसी को छेड़े ना, कोई छेड़खानी ना करे, कोई गंद ना करे, ये वो। और पुलिस इनको अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल करती थी। बदमाशों का जो अमल दखल था वो जुए के अड्डों तक, या आप समझें कि हीरा मंडी तक, या इन जगहों तक महदूद था उनका रोल। और वो जो एक गैर कानूनी सरगर्मियाँ थीं उसमें वो होते थे, लेकिन अपने मोहल्लों के अंदर वो आंख नीचे करके रहते थे। अब वो ज़माना आया कि जनाब एक एक करके सारे बदमाश जो हैं वो बदमाशी की भीड़ चढ़ गए, या आप समझे दुश्मनियों की भीड़ चढ़ गए, या पुलिस मुकाबलों की भीड़ चढ़ गए। तो उसके बाद शूटर पैदा होने शुरू हो गए, और ये शूटर्स इतनी तादाद में पैदा हो रहे हैं कि अब यही नहीं पता है कि इनको कंट्रोल कौन करता है। करता भी है कि ये सिर्फ को दिहाड़ी लगा कर ये शूट कर जाते हैं। जैसे अमीर बालाज के बारे में पता चला, जैसे हसन शाह के बारे में पता चला, अब वो भी एक जाली पुलिस मुकाबला। डेफिनेटली उसके ऊपर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि जाली पुलिस मुकाबला है। लेकिन ये पुलिस मुकाबले हैं क्या, और अमीर बालाज का कत्ल क्या हल हो सकता है या नहीं हो सकता। आज मेरे पैनल में 3 ऐसे लोग हैं कि अगर ये तीनों इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकते तो फिर पाकिस्तान में कोई नहीं सुलझा सकता। ये मेरी गारंटी है। कोई पुलिस वाला, कोई CIA वाला, कोई क्राइम वाला, कोई अगर नहीं सुलझा सकता तो इन तीनों के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं तारुफ करा दूं आपको, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग रहे हैं। नईम हनीफ समर टेलीविज़न पे होते हैं, अपना पॉडकास्ट भी करते हैं वहाँ पे। जमील चिश्ती साहब हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, और ये हम सबसे सीनियर हैं, और सबसे ज़्यादा क्राइम को अगर किसी ने कवर किया इस मुल्क में तो चिश्ती साहब ने किया। और नुमान शेख साहब जो हैं ये भी हमारे कुलीग रहे हैं। मेरे तो बल्कि मैं अभी प्रोग्राम से पहले बाकी साथियों को बता रहा था कि मैंने FIR पढ़नी जो है मुझे नुमान शेख ने सिखाई थी कि FIR पढ़ते कैसे, और ये दफ़ात जो होती हैं कैसे दफ़ात को बदल कर मुलजिम को फेवर दिया जाता है, और उसको 4 पेशों के बाद 5 पेशों के बाद उसे निकलना है। इस दफ़ा का ये मतलब है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आप पहली सीट पे बैठे हैं, आपसे ही शुरू करते हैं। ये मुझे बताएं कि ये बालाज के केस का हल होगा? मर्डर कभी है? नहीं होगा। ये हल नहीं हो सकता। ये बालाज जैसे कई कत्ल ऐसे हैं और कई दुश्मनियाँ ऐसी हैं, अगर वो सुलह में बदल जाएं और एक कत्ल गारत करी का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो बहुत सी दुकानें बंद हो जाती हैं, बहुत से लोगों का कारोबार बंद हो जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो एक नेगेटिव रोल रहा डे फर्स्ट से, वो पुलिस का रोल मुझे बड़ा ही इसमें जो है ना एक अच्छा, मैं थोड़ा सा बुराई कर लूं अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाला नहीं है ना, बाजमात कर लेते हैं आप ना। इसमें प्रेस वाले भी बड़े शामिल हैं, आपके लाहौर प्रेस क्लब के लोग बड़े शामिल हैं जो गैंग्स को हवा देते हैं और उनसे काम गलत करवाते हैं। ये मैसेजेस कौन लेके जाता है पुलिस के पास? तीफी भट्ट के पैगाम कौन लेके जाता है? आपके लाहौर प्रेस क्लब के ओहदेदार आ रहे हैं? नहीं, ओहदेदारान का तो मुझे नहीं पता, नहीं मैं बता रहा हूं, उनका मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे जो है वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने बताया
कि जी फलां व्हाट्सएप का पैगाम आया, फलां शख्स लेके आया, फिर वो एक नहीं है, वो 2 3 4। अच्छा, इसमें भी मैं समझता हूं कि कोई बुराई नहीं है। अगर गोगी भट्ट जो हैं वो कहीं मफरूर हैं और कहीं छुपे बैठे हैं और बराह रास्त उनका पुलिस से कोई राब्ता नहीं है और वो अपनी सफाई में कोई पैगाम भेज रहे हैं, तो अगर कोई पैगाम लेके जा रहा है तो मैं इसको बुराई नहीं समझता। अच्छा, इसी तरह शकील भट्ट जो है उसका क्या किरदार है, उसका क्या लेना देना है टीपू ट्रकावाला खानदान के साथ, उसकी तीफी भट्ट के साथ क्या दुश्मनी है? टीपू ट्रकावाला पे अगर फायरिंग होती है एयरपोर्ट पे तो वहां शकील भट्ट की मौजूदगी पाई जाती है, बेशक सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट होता है। बलाज जब कत्ल होता है तो 15 मिनट पहले उसके राइट साइड पे बैठ के वही शकील भट्ट खाना खा रहा है। जब एहसन शाह जो एक किरदार जो है उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है तो वो भी शकील भट्ट वहां पे मौजूद है। पहले यहाँ पे चिश्ती साहब से एक बात ना पूछूं। चिश्ती साहब, ये अब तो प्रेस क्लब का इलेक्शन बड़ा महंगा हो गया, मैं और आप जैसे लोग तो लड़ ही नहीं सकते, करोड़ों पे बात पहुंच गई है, और ये एक अजीब हसीन इत्तेफाक है कि सिर्फ क्राइम रिपोर्टर्स जो है वो प्रेस क्लब का इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पीछे लोग पैसा लगाने वाले आ जाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ अर्से से, अगर आपका इशारा कुछ लोगों की तरफ है, खास लोग की तो तरफ है, खास लोगों की तरफ है, तो वो अगर वो क्राइम रिपोर्टर हैं तो पास की हिस्ट्री में बहुत ऐसे नाम है जो क्राइम रिपोर्टर नहीं भी थे। नहीं, वो पास्ट है ना, वो बहुत नहीं थे। पास में काफी लोग जिंदा भी थे। अगर एक आ गया एक पास में ये लोग मरे भी नहीं थे, इनकी मुखबरियां भी नहीं हुई थी। बहुत मरे थे, बहुत मरे थे, पास में भी मरे हैं, कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहा है। ये मतलब इसका ये नहीं है कि इसमें जो प्रेस क्लब इन्वॉल्व है या प्रेस क्लब से मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं। ऐसा भी हुआ है कि क्राइम रिपोर्टर प्रेस क्लब के गेट के ऊपर कत्ल हो गया बेचारा। जी, कत्ल हुआ, लेकिन वो उसका क्या जिम्मेदार प्रेस का नहीं, अपना मैंने किसी आपको जिम्मेदारी डाली नहीं है। क्या आपको उसकी वजह पता है कि क्यों मर्डर हुआ? मुझे पहले ये बताएं, बालाज का कातिल पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़े जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा, कभी नहीं पकड़े जाएंगे। कौन हो सकता है? ये कभी नहीं पकड़े जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा ये पुलिस की हड्डियां बंद हो जाएंगी। अगर इस मुल्क में आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वो जो पुराने बदमाशों का जिक्र किया, मैं ये कहूँगा कि आपने उनका बड़े सलीके से इश्यूर किया। वो पुराने जो इलाकाई बदमाश होते थे वो अपनी इलाके की इज्जतों के रखवाले भी होते थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, इज्जतों के रखवाले भी होते थे। जैसे अच्छा शुगर वाला था, अमीर अच्छा शुगर वाला बड़ी चीजों में मशहूर था। एरिया में ग्वालमंडी के साथ निस्बत रोड में रहता था, वो सानी बदमाश था। अगर कोई बाहर से ज्यादती करता था वो मजलूम लोग उसके पास जाते थे, पुलिस के पास जाने के बजाय वो पुलिस से भी इनको इंसाफ दिलवाता था। लेकिन फिर जनरल एक गालिब मूसा खां के दौर में 150 की लिस्ट तैयार हुई और वो 150 के 150 मार के फेंक दिए गए कि ये मुकाबला हुआ है आपका। तो अब जब वो खत्म हुआ है, जो आबिद बॉक्सर का, सॉरी बाबा जी, जो आपने करासत में किया था, जब आबिद बॉक्सर 11 साल वो जिला वतनी और मफरूरी काट रहे थे, वो इंटरव्यू निकाल के देख लेना और आप वो चलाए ना इंटरव्यू आबिद बॉक्सर का, दोबारा चला दे तो आपको पता चल जाएगा कितने इनकाउंटर जो है कोई भी एसएचओ अपनी मर्जी से करता है, कितने उससे करवाए जाते हैं, और 2-3 बीच में फिर वो ये आप नुमान को पता होगा, ये बड़ी खुंग चीज है। ये है शेख साहब, क्या हो रहा है ये एक बस दुश्मनी जो है उसमें पुलिस के 2 धड़ों की दिहाड़ियां चल रही हैं। जैसे कि आपने बलाज का मर्डर ऐसा है कि उसमें कातिल खुद मकतूल हो चुका हुआ है। उसके बाद पुलिस के पास एक ही एविडेंस था जिसको वो लेके चले थे एहसन शाह, वो भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो 109 में जो गोगी और तीफी भट्ट हैं, गोगी भट्ट के बारे में पुलिस खुद ही कह चुकी है कि वो बेगुनाह है, लेकिन वो पेश होकर अपनी गवाही दे तो वो क्लियर है। उसके अलावा उसको यकीन नहीं है ना कि उसको मारना दें किसी और केस में, मार ना दें। फिर उसके अलावा जो उसके राय हैं उनसे बात हुई तो वो कहता है इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 40-50 गनमैन लेके हम जो अदालतों में पेश हों या पुलिस वालों के पास पेश हों, तो बेहतर है इस केस का अभी इसी तरह ही चलने दें। तो उसके अलावा उसमें तीफी भट्ट है, जो तीफी भट्ट है वो मुल्क से बाहर है, वहाँ तक पुलिस की एक्सेस ही नहीं है। और उसके बाद अब जब उनका बहनोई का मर्डर हो गया तो वो एक तरह के मुद्दई बन गए। लेकिन नुमान जो एक प्रॉब्लम है कि शूटर्स क्यों इतने पैदा हो ही जा रहे हैं? देखिए शूटर्स की अगर थोड़ा सा देखें ना अभी पिछले 4-5 साल में, तो शूटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी काफ़ी हुआ है, कुछ शूटर्स भागे भी हैं, लेकिन शूटर्स की अवेलेबिलिटी जो है बहुत आसान हो गई है, बहुत सस्ते में इस वजह से मिलने की बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बिलाल यासीन सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन पर जिन्होंने हमला किया उन्होंने कुछ थोड़ी सी मंशियात ली थी और 5 लाख रुपया लिया था। इसके अलावा देखें कि अपना जो इससे पहले एक सब्जादार के इलाके में मर्डर हुआ, उसमें जो एक गैंगस्टर था वो बाहर के मुल्क से बैठ के कैमरे लगवा के बाकायदा देखता रहा जब तक मर्डर नहीं हो गया।
और जब वो पकड़े गए लड़के तो उन्होंने बताया कि एक 1 to 5 और 2.5 लाख रुपया मिला था उन्हें। उसके अलावा जो एक शादबाग में 3 मर्डर हुए वो केबल के तनाज़े पे हुए, लेकिन उन शूटर्स को भी जो है 1.5 लाख रुपया सिर्फ दिया गया। तो एक बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन इसमें शूटर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन हुआ तो गुज़श्ता 4-5 जो केसेज हैं उनमें एक चीज़ बड़ी सामने आई कि शूटर्स अब बड़ी उम्र के आ रहे हैं। मैं इसमें जो डॉक्टर शाहिद सदीक का मर्डर है, उनके बेटे ने जिसको हायर किया वो 55-60 साल का था। ये जो बलाज वाला मर्डर था इसमें मुजफ्फर भी जो है वो 60 साल के करीब की उम्र का अच्छा, था। उसी बच्चे ने ये दूसरा अटेम्प्ट किया या तीसरा अटेम्प्ट किया, जो डॉक्टर शाहिद वाला जो है? बिल्कुल, उन्होंने जो अटेम्प्ट ही किया वो उसने अपने दोस्त के जो चचा थे उनको हायर किया, जो कि कई केसों में और इतना बेरहम आदमी के फिर आके अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई उसने, और खुद इंसाफ की ड्रामा अपील कर कितना रहा है अपना वहाँ पे। करने वाले, यानी कमाल के लोग हैं। और उसके अलावा आप ये मर्डर देख लें, जो वेब बैठ का हुआ इसमें जो शूटर पकड़े गए वो भी 40 प्लस कोई 50 के करीब एज के हैं। तो अब तो शूटर्स का ये हाल है कि आपको किसी भी उम्र के मिल सकते हैं, उनमें सिर्फ आपको ख़रीदना आना चाहिए, मंशियात पे मिल जाएंगे आपको, इसके अलावा चंद पैसों के एवज मिल जाएंगे या कोई बेरोजगारी के हालात के सताए हुए ये मिल जाएंगे। CIA ने क्यों इतने मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले किए हैं? ये नहीं, ओवरऑल पुलिस मुकाबलों का मैं जिक्र करूंगा तो भी जैसे बदनामे जमाना तो एक ही थे ना आपके दोस्त उमर विर्क साहब, वहाँ पे नहीं सब सारा तो उन्होंने किए थे। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि पुलिस इनकाउंटर जो मेरे उससे पहले के जारी हैं। जैसे मैं आपके वक्फे में बता रहा था कि बंद रोड एक वीरान इलाका था, तो सारे इनकाउंटर वहाँ होते थे पुलिस का, इसकी बकायदा हिस्ट्री है। तो जग्गा गुजर एक होता था, इस किस्म के नाम थे जो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ता था, उनसे भी बता लेता उनसे भी बता देता था। तो उसको जो मारा गया, मेरे फादर ने बताया क्योंकि मैं तब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा 9 किलोमीटर नहीं 9 मील भाग के आया ये, और इसने आके पुलिस हम से पीछे आई और यहाँ आके शूट कर दिया। तो कहते जब मैं पहुँचा तो उसके पाँव में बेड़ियाँ थी, हैंडकफ में था वो, और उसके आगे यानी पहला वो क्लाशनिकोव नहीं होती, नॉन पुलिस मुकाबला हुआ। तो वो हाथ में वो बेड़ियां लगी, हाथ हथकड़ी, और वहाँ वो स्टेन गन पकड़ी हुई वहाँ पड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा 9 किलोमीटर भागा और यहाँ मारा गया। तो कहते उसकी हमने तस्वीर बनाई, तो फिर शाबा के पुलिस मुकाबले में बांध कर हलाक कर दिया गया। लेकिन इसमें जो ये बंद रोड एक तवील अरसे तक फेक इनकाउंटर का रहा, लेकिन जब आहिस्ता सा ये भी तो हो सकता है ना, मैं जरा इस पे आ जाऊं बालाज पे, कि जब मर्डर होता है तो पहले ये देखना पड़ता है कि बेनिफिट किसको हुआ है, बेनिफिशरी कौन है। बालाज का मर्डर का फ़ायदा जो है वो बज़ाहिर 2-3 ऐसे लोगों को हो रहा है कि अगर तीफी भट्ट भी ना हो मंजर आम पे, गोगी भट्ट भी ना हो, टीपू ट्रका वाला तो बेचारा नहीं है, ना उसकी औलाद हो, तो ये लोग जो है लाहौर के बादशाह बन गए या क्रिमिनल गैंग्स के हेड बन गए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? कि मुझे सिर्फ लग रहा है? सर ये लड़ाई पैसे की है, ये बिल्कुल चौधर की लड़ाई नहीं है, ना ये पहलवानी की लड़ाई है, और ये लड़ाई शुरू भी शालमी से हुई थी, दुकानों से। बिल्कुल इन 2 खानदानों की जो लड़ाई है ना, शालमी समझ ले कि एक जागीर है जिस पर जो है ना वो कभी तीफी बट डोमिनेट वहाँ पे करता है, कभी टीपू ट्रका वाले की ज़िंदगी तक वो वहाँ पे डोमिनेट करते थे, और वहाँ से जो है ना वो एक जो टैक्स की उस मद में और जगह की मद में आज भी वहाँ से पैसे आते हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन, कि ये जो 2 खानदान हैं, इन दोनों खानदान के जितने ये डॉन हैं और जितने बड़े नाम हैं, इन्होंने मुबशर साहब अपने हाथ से तो मेरा मक्खी भी नहीं मारी होनी कभी, इन्होंने कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा होना बराह रास्त। मैं पहले के टॉप 10 और अंडरवर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं इन 2 खानदानों की बात कर रहा हूं। ये सारा जो है पैसे के सर पे ये दुश्मनी चल रही है और कत्लो गारत करी जारी है शूटर्स के लिए। एक मैं यहाँ पे जरा करेक्शन कर दूं, क्यों नुमान साहब आप बता दीजिएगा, टीपू ट्रका वाले का बाप जो था उसको मारने वाला कोई और था, ठीक है, फिर टीपू ट्रका वाला जो था उसको भी मारने वाला कोई और था, आप जिसके मर्जी ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। तो कौन सी खानदानी दुश्मनी थी वो? यानी और लोग फायदा उठाते रहे। जो आप तीफी भट्ट का अगर इंटरव्यू सुना है जो उसने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे दिया है, वो ये कहता है कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं इस खानदान से हमारी लड़ाई क्या है। फिर उसके अलावा जैसे आपने बेनिफिशरी की बात की, ये बिल्ले के दौर में भी सुलह की कोशिश। देखा ना, मैं फर्ज करें अपना नाम बनाना शुरू कर रहा हूँ पॉडकास्ट में ना, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है तो मैं कह दूँ नहीं मनीफ है कि ऐसी तैसी, नहीं मनीफ की ऐसी की तैसी, मैं छड़ना नहीं। ये भी तो हो सकता है कि कोई मशहूर होने की कोशिश कर रहा हो उसका नाम लेके। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि आप ये देखें कि जिस वक्त टीपू के दौर में भी
चौधरी शफकात ने सुलह की कोशिश करवाई, कोतवाली में पूरी एक पंचायत लगी। उस वक़्त बिल्कुल इनकी आपस में एक तरह के ये एक दूसरे को गले मिलने लगे थे। उस वक़्त भी आपस में इनके अपनों ने ही सुलह नहीं होने दी। वही अपने जो दुबई भाग गए थे बीच में, दुबई भी भाग गए थे। उसके बाद वो जब अड्डे पे खुद जख्मी हुए थे तो उसके बाद 3 साल घर से भी नहीं निकले थे। उसके बाद जब बहादुर थे ना, बहादुर थे। जब बलाज की तीफी बट से बाकायदा फ़ोन पे बात होती रही, 2.5 साल तक बात होती रही, और बात होने के बाद यहाँ तक नौबत आ गई थी कि तीफी बट जो है अपनी फैमिली बलाज की मेहंदी पे भेजने को तैयार हो गया था। उसके बाद फिर एक निस्बत रोड पे फायरिंग होती है, एक नसीराबाद तीफी बट के घर के बाहर फायरिंग होती है, जिसमें बलाज ये कहता है कि मैं कुरान पाक दे देता हूँ कि मेरे इसमें कोई लेना देना नहीं। और यही अकबर बिल्ला जिसके बेटे की शादी पे बलाज कत्ल हुआ है, ये अपने बेटे को लेके तीफी बट के पास चला जाता है और जाके कहता है जी हमें तो पता नहीं था, बलाज जो है उस वक्त लड़के नशे में थे, उन्होंने आके फायरिंग। ये वो वाकया जब तीफी भट्ट साहब क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ बाहर, इनके घर एक फंक्शन चल रहा था, इनके पोते की सालगिरह चल रही थी, वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, ये अपना खेल रहे थे, ये उस वक्त फायरिंग हुई थी। तो उसके बाद जो है वहीं पे बलाज अपनी सफाई देने एसपी सिटी के ऑफिस बैठा होता है, अमीन मैच सीसीपी होता है, वो कहता है जी ये डीएसपी आया बेटे को लेके, ये इनकी बात सुन लें। वहीं पे वो बलाज को गिरफ्तार करवा देता है। वो सुलह जो है एकदम दम तोड़ जाती है, जो बहुत क्लोज आई होती है। उसके बाद आप ये देखें, बलाज का जब मर्डर होता है तो सोशल मीडिया पे इसको पूरा इंतशार एक फैलाया जाता है, जस्टिस और बलाज के नाम से एक मुहिम चलाई जाती है सारी। उसके बाद इस नहज पे बात पहुंच जाती है कि अब अमीर मौसफ जो है वो नामजद हो गया उस मुकदमे में जिसमें उसका बहनोई कत्ल हुआ है। तो ये घूम रहे हैं यार नामजद होने के लिए। ये भी वैसे जुल्म है ना चिश्ती साहब आपके। इन दोनों की बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले तो नहीं करवा रहे कहीं आपस सर। इन्होंने अभी जिक्र किया जैसे कि शफकात साहब के दौर में ये सुलह की कोशिश हुई। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैंने जॉब जितना अच्छा की है, मैं 35 ईयर इस क्राइम के प्रोफेशन को दिए हैं, जितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज मैंने अनर्थ की है, जितने करीब से पुलिस वालों को जानना है, शफकात साहब ने कभी सुलह की कोशिश नहीं की होगी। किसी पुलिस वाले ने कभी सुलह की कोशिश नहीं की। ये झूठ बोलते हैं सब। अगर पुलिस गुंडों की शुरू कर दे तो उनकी दिहाड़ियाँ कहाँ जाएं, सुलह करा दें। ये गुंडे पैदा करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था, नवीद सईद मर गया, उसका मर्डर हो गया। कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, नॉर्मल था। नहीं सर, वो एक दौर में बहुत बड़ा नाम था। मैं अब उसकी बताऊँगा, उसकी बाबे नीफे का आप जानते हैं, और बड़े बड़े नाम ऐसे जानते हैं। एक दौर मुझे उसने कहा कि मैं अंदरून शहर में हूँ। मैं क्या कहते, यहाँ बाबा नीफा देखा गया और वायरलेस चल रही है, बाबा नीफा यहाँ देखा गया, वहाँ फायरिंग है, हवाई फायरिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। कुछ 3-4 लोग और बाद में कुछ अर्सा बाद ही पता चलता है कि नवीद सईद साहब नहीं उनको दुबई भिजवाया होता है, वो यहाँ है ही नहीं। तीनों कैरेक्टर जो बड़े नाम थे, जो गैंगस्टर थे। फिर जब शोर बर्पा होता है फिर उनको बुलाया जाता है, कराची रखा जाता है, लाहौर एयरपोर्ट पे प्रेस को पता चल जाता है। जब उनको नकाब पहनाया होता है तो फिर वो लोग डिमांड करते हैं, उसको उठाया जाता है। उसके बाद अगले दिन ही ये काला खताई रोड पे उनको फेक पुलिस एनकाउंटर में मार भी दिया जाता है। राइट, ऐसा ही एक एनकाउंटर मुझे तो पता है। मैं ये यहाँ कहना चाहिए, मेरा पॉइंट ये है कि पुलिस बदमाश बनाती है, बदमाश खत्म नहीं करती। ओके, एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जनाब जमील चिश्ती साहब, नुमान शेख साहब, नईम हनीफ साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। नईम एक बदमाश था जिसको मैंने कोट लखपत जेल में इंटरव्यू किया। उसका नाम था मुबीन भट्ट, ठीक है। मुबीन बड़ा यंग लड़का था भाई, वो मुझसे भी यंग था वो उस जमाने में भी, और स्ट्रेट लड़का था। जो उसने किया था ना वो उसने टोटल बताया, और जो नहीं किया तो उसने कहा जी है मेरे सर ते ला रहे हैं, वरना जो मैं वारदात की थी होते मैं मन रहे हैं। उसने मुझे कहा कि मैंने कहा आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कहता सर हुन नहीं होगी मुलाकात। मैं कहा क्यों? कहता है इन्होंने अगले 3-4 दिन के अंदर मैनू कत्ल कर देना। मैं कहा किस तरह हो जाएगा यार, जेल के अंदर है। कहता सर इधरों ही बाहर कढ़ना है इन्होंने और मैनू जाली पुलिस मुकाबले मार देना है। एग्जैक्टली 4 दिन के बाद, यानी 3 दिन के बाद टीपू ट्रकों वाले का मर्डर हुआ, मेरा ख्याल है 2 दिन के बाद, जो हमारी बातचीत चल रही है उसके बाद। और उसके 3 दिन के बाद
वो जो मुबीन भट्ट है वो जेल के अहाते के अंदर उसको मार दिया गया ये कह के कि ये पुलिस वालों से भागने की कोशिश कर रहा, तो हाथ में वेपन था इसके वो मार दिया गया उसको। ये कभी कोई नहीं इस पे पर्दा खुलेगा। बाबा जी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और हम मुत्तफिक हैं, मेरा ख्याल है पूरा हाँ, पैनल सारे आपके के साथ सारे। मुत्तफिक हैं कि एक SHO की मर्जी के बगैर उस इलाके में ना तो इतनी सी मंशियात बिक सकती है, ना ही वहाँ पे कोई कैबा खाना चल सकता है, ना ही वहाँ पे कोई जुए का अड्डा चल सकता है, और ना ही कोई शूटर वहाँ पे किराए का 5 मरले का घर लेके ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है और अपना कारोबार चला सकता है। मुबशर साहब, शूटर्स के ऑडिशन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे रिसर्चर रखते हैं, आप यहाँ पे एंकर रखते हैं अपने चैनल में, और एक ऑडिशन का सिलसिला शुरू होता है, ऑन कैमरा ऑडिशन हो रहे हैं और आप उसके फ्लो देख रहे हैं और उसको ऑडिशन होते हैं कि कितने बंदे मारे हुए हैं आपने। अच्छा, वो जो नुमान शेख साहब ने बात की, गुर्बत का आलम ये है कि मैंने एक कॉल रिसीव की, एक रात एक शख्स की कॉल आई, वो बड़ा मजबूर था, उसकी बेटी इमरजेंसी में हॉस्पिटल थी, और मुझे याद है कि शदीद बारिश थी और उसके अल्फाज ये थे कि मुझे 15,000 रुपये चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं बंदा भी मार सकता हूँ। ये गुर्बत का आलम है। अगर जुआ ख़त्म हो जाए, ये कैबा खाने ख़त्म हो जाएं और मंशियात ना बिकने दे SHO अपने इलाके में, तो वहाँ शूटर भी नहीं पनप सकते। तो ये सारा अब शूटर्स का खेल है। ये जो डॉन्स हैं, ये बिल्कुल ड्राइंग रूम के डॉन है सारे, इन्होंने हाथों से कभी कुछ नहीं किया, पैसे की सारी ये। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे आ जाएं शेख साहब। यहाँ पे उनको पुलिस वाला नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ। मैंने तो जितनी बारी पुलिस में रिपोर्ट की है ना, किसी भी चीज़ की, घर में कोई चोरी की है किसी चीज़ की, तो पता ही चलता है कि जो पुलिस का थाना है उनके पास जो पेट्रोल है गाड़ी का उसके पैसे नहीं आते, तफ्तीश के लिए IO को कोई फंड नहीं मिला होता। ठीक है, जो करना है उसने आपके सर पे करना है। आप अगर उसको ले जाएंगे तो वो आपके साथ साथ चलता रहेगा जहाँ जहाँ उसने सरकारी तौर पे तफ्तीश करनी है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि पुलिस जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट को ख़त्म करे, क्योंकि माने या ना माने बड़े बड़े सियासतदान आपके जो हैं वो इन्हीं उजरती कातलों को वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। याद करें, मैं आपको कितने बड़े नाम गिनवाऊँ, और स्टूडेंट यूनियन देख लें, और स्टूडेंट यूनियन टॉप 10 देख लें। मैं को गिनवाऊँ आपके भी दोस्तों के नाम ज़रा, अगर आप इजाज़त दें तो है। नहीं, आप मुझे बताइए मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। देखिए, पुलिस जो है ना वो क्राइम कंट्रोल कर सकती है, जिस तरह नईम मुनीर साहब ने कहा, लेकिन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप देखिए, जब वो हेलमेट पे इम्प्लीमेंट करवाना होता है, आपको हर चौक में वार्डन नजर आएंगे। जब सीट बेल्ट पे इम्प्लीमेंट करवाना है या वन वे पे करवाना है, आपको पूरी लाहौर पुलिस उधर लगी नजर आएगी। लेकिन ये प्रायोरिटी हो तब है। अब ये देखिए कि ये जावेद भट्ट का जैसे मर्डर हुआ, आपके सेफ सिटी के कैमरे वहाँ पे फंक्शनल नहीं थे, और जिस वक्त इन कैमरों की डील हुई थी उस कंपनी से जिससे ये लगवाए गए थे, तो उस वक्त 60 रुपये के हिसाब से डॉलर था, मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट हुआ था। अब जब डॉलर की कीमत उससे 4 गुना बढ़ गई है, तो वो सेफ सिटी के उनको पैसे नहीं दिए गए, वो कैमरे ही नॉन फंक्शनल हैं। पेट्रोल की जो आप बात करें, एक 8 लीटर जो है वो गाड़ी को अप्रूव है, 2 लीटर 125 को जो मुहाफ़िज़ गश्त करते हैं उनको अप्रूव है। 2 लीटर में आप क्या समझते हैं कितना गश्त हो सकता है? और 8 लीटर जो गाड़ी किया है पेट्रोल, उसमें एक काना जैसा सर्कल होता है, वो थाने तक गाड़ी नहीं पहुंच सकती। उसके बाद अब तो खैर बेहतर हालात है, DIG जो नए आए में वो कुछ बेहतर है, कोई कंप्लेन ऐसी सुनी नहीं, वरना माजी में 15 से 20 यार अपना प्रॉब्लम है कि ये DIG 2 महीने में चेंज हो जाएंगे या फारिग हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना पॉलिसी की, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। फिर उसके अलावा 15 से 20 लाख रुपया माजी में SHO जो दे के लगता रहा है, जिस तरह नईम मुनीर साहब कह रहे थे कि पेड क्राइम जो है, अब जिसने 15-20 लाख रुपया दे के SHO लगना है और उसको ये नहीं पता उसने कितनी देर रहना है, तो उसने पूरे काम ने, तो माजी में तो ये चलता रहा है यहाँ पे कि पैसे दे मैं जो बात मैं सर इनकी बात को सेकंड करते हुए थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि जब पुलिस सिस्टम बनाए जाते हैं, तो ये जो पुलिस सिस्टम आया, इसने SHO को डाखाना बना दिया। यानी SHO पहले था कि मेरे एरिया में क्राइम होगा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसका काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR तक रह गया। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग में अंदर थाने के अंदर ही बना दिया गया। अब उससे कोई जब उसकी पकड़ ही नहीं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन वाला उसी को पूछेगा। चले एक काम करते हैं, अच्छा, मैं एक मॉडल का नाम देता हूँ। आप दोनों हजरात, ये नौजवान इनसे ही पूछूंगा अपना, आपने मुझे बताना अगर किसी बदमाश का आपका नाम जहन में आता है तो। टैमी सिकंदर की बात कर रहे हैं जी। सिकंदर से फायरिंग
मदर तिब्बी। नरगिस से अलावा भी किसी को जानते हो कि नहीं? मैं पूछ दीदार और नरगिस से अलावा भी बदमाशी की जिंदगी। नाम कंप्लीट किया टीम इसके अंदर सर। हाँ साइमा चौधरी वो थी, कोई उस पर फायरिंग हुई थी। ये नहीं, दोबारा आते हैं इसके ऊपर जरा दिमाग दौड़ाएं। दोनों क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो इतना बड़ा नाम आप लोग उसको मिस कर रहे हैं। वजह पता है क्या है, मैं क्यों उसका नाम दिला रहा हूँ? क्योंकि अब जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया वाले इन बदमाशों को इस्तेमाल करते हैं, आपके पॉलिटिशियंस इनको इस्तेमाल करते हैं, और आपके बार के ऑनर तो नहीं। जी मैं पहुंच गया हूँ, वापस आते हैं फिर बात करते। तो जब आते हैं तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि ये कैसे बदमाशियां ख़त्म होंगी जब हम जैसे हमारे भी बड़े अब्बा वो अपना बैठ के इनको कंट्रोल कर रहे हो और ऑक्सीजन दे रहे हो। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जनाब जमील जशी साहब, नुमान शेख साहब, नईम हनीफ साहब मेरे साथ ही बैठे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक नाम का सवाल कर रहा था, कसौटी थी बेसिकली, लेकिन सबसे पहले बाबा जी पहुँचे उस पर, अब फिर ये दोनों फ़ौरन ही पहुँच गए थे एनीवे। तो अब वो बंदा जो है, नाम ले अगर आप, कि मैं ले दूँ, मज़हर टिब्बी का नाम मैं ले रहा हूँ। मज़हर टिब्बी जो था उसको बहुत ज़्यादा सियासतदान इस्तेमाल करते रहे, और एंड में उसके खिलाफ जो थे मीडिया टाइकून्स आ गए कि इसको हटवाना है, तब उसका पुलिस मुकाबला हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। मज़हर तिब्बी जो है ना, उसमें आपने दुरुस्त कहा, मैं आपको सेकंड करता हूँ कि एक मीडिया टाइकून इसके पीछे था, और उसने जब आखिर में ये कहना शुरू कर दिया कि ये जगह तो मैंने लेके दी हुई है, तो उसके बाद उन्होंने अपना सुर इस्तेमाल करते हुए, मैं मज़हर तिब्बी से मिल चुका हूँ, मैं भी मिल चुका हूँ। बड़ा शाइनिंग ब्राइट बच्चा था और वो अच्छा था। ये तो उसकी वालदा के साथ जो किया है कांस्टेबल ने फिरदौस मार्केट में, जी जी जी, जो वहां पे उसके बाद जब रखा गया तो वो मिलने आई तो नहीं, उसने मारा था उसको। जी, जब मिलने आई तो इसके बाद तो जब उसकी भाभी आई तब उसके साथ, तो एक कांस्टेबल नहीं सर, एक सब इंस्पेक्टर था। नहीं, भाभी अजमल की वाइफ नहीं थी, सर, वो उसकी माँ सर थी। इस वो भाई अजमल था ना उसका। सर वो सब इंस्पेक्टर था। सब इंस्पेक्टर था, एक ठीक सब है। इंस्पेक्टर था, जिस पे बाद में ये कहा गया कि तिब्बी ने एक बच्चे को बुला के घर से, सब इंस्पेक्टर को बुलाया, सब इंस्पेक्टर को बुला के घर से, और ग्रीन टाउन किसी एरिया में जाके उसको जिंदा जला दिया, जली हुई उसकी लाश मिली। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि वो मज़हर तिब्बी जो का ये कहना था कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो लेकिन और क्योंकि इन्होंने बच्चा जो है एनसीए के एक प्रोफेसर लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक ये हमें सूट कर रहे हैं बदमाश जो हैं, उजरती कातिल, हम इनको बुला भी रहे हैं, इनको अपने डेरों पे भी बुला रहे हैं, इनको साथ हम एंजॉय भी कर रहे हैं, टिकटॉक्स भी बनाते हैं, लेकिन जब ये लगता है हमें कि हमारे हाथ से बाहर हो गए हैं तो हम खुद इनको पकड़वा देते हैं या मरवा देते हैं। मैं आपको सेकंड करते एक वाकई याद कराता हूँ। एक यहाँ के पॉलिटिकल शख्स हैं, शेख असगर साहब के बेटे, मुझे आज भी याद है राना मकबूल के कमरे में जब वो एसएसपी लाहौर थे, मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा उस दिनों रशीद और रशीदी इसका बड़ा रूज था, और कि 1000 लोगों को उसने मारा हुआ था, और जहाँ जाता था वो एक ही दिन में 10-10 वारदात नहीं करता था। तो राना साहब ने मेरे सामने, मैं ओत पे हूँ, कि उन्होंने कहा कि मुझे शेख साहब मज़हर तिब्बी पे हाथ उसके शीदी से हाथ उठा लें। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझ पे बहुत प्रेशर है, हाथ उठा लें। तीसरी दफा नाम नहीं लें, तीसरी दफा जब नाम नहीं लें, लेकिन आप बताएं। हाँ जी, तीसरी दफा जब ये हुआ, सर, मेरी बात कंप्लीट होने दे। तीसरी दफा जब हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उससे तीसरे दिन शादरा में फेक वो एक घर में बुला के उसको और उसके साथी को पुलिस इनकाउंटर में मार दिया। जी देखिए मुबशर भाई, अब आप पिछले इलेक्शन देख लें, उससे पिछले देख लें, यही तमाम लीडर्स जो वजीर आजम तक बने हैं, क्या इन्हीं लोगों के डेरों पे उनके जलसे नहीं होते रहे?
जो जिस वक्त अब ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी थी, तो यही सारी ताजर बरादरी ने किस तरह उन्हें वेलकम किया, कौन उसको फंडिंग कर रहा था। उसके अलावा जब इन्होंने हड़ताल करानी होती है किसी इशू पे, ये सारी मार्केटें बंद करानी होती है, तो किसको कहा जाता है? ये उस टीपू के अड्डे पे जितने जलसे हुए उसमें दोनों टीपू पार्टियों का के अड्डा लीडर तो जाते सारा हैं। अपना यास्मीन राशिद के जलसे करता रहा ना। इमरान खान वहाँ पे कुछ गए अरसे हैं। के लिए किए। नहीं, बहुत किए देखें, उन्होंने। इसमें ये नहीं सर, है, इसमें ये है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। तब तक मसला हल नहीं हो सकता जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे कि ये नून लीग का CCPO है, ये पीपल्स पार्टी का IG है, ये फलां पार्टी का PTI का ये DIG ऑपरेशन है। जब तक सियासी जो है वो असर रसूख और ये मुदाखला ख़त्म नहीं होगी, और जो नुमान ने बात की है, अभी तक इस केस में भी आप चेक करवा लें कि टीपू के लिए कौन से पॉलिटिशियन फ़ोन करते रहे, CCPO को, IG को, और तीफी भट्ट के लिए कौन से लोग फ़ोन करते रहे। यही नहीं है कि वो जलसे करवाते थे, उनको तो हल्के असाइन कर दिए जाते थे। बाड़ साहब है हल्के ताड़े जिम्मे ने, इन हल्कों का तमाम तर अखराजात आपके जिम्मे हैं। जब वो आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पार्लियामेंट तक पहुंचाने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी हुकूमत बनवाने के लिए वो मार्केटें भी बंद कर रहे हैं, ताजर बरादरी को भी निकाल रहे हैं बदमाशी के साथ, वो वहां के धड़ों को भी जो है वो मना के लेके आ रहे हैं और आपको वोट दिलवा रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट आपके साथ है, तो फिर जाहिर है कि फिर वो दंदनाएंगे भी। और बिल्कुल ये असर और रसूख, और बार बार मुझे वो आपका इंटरव्यू याद आता है, बार बार मुझे वो याद आता है। ये टॉप 10 किसने बनाया, फिर किसने टॉप 10 खत्म करवाया, कुछ को आपस में लड़वाया और कुछ को पुलिस के जरिए मरवा दिया। जब आपको वो सूट कर रहे होते हैं, जब तक आपके लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो वो जिंदगी भी गुजार रहे होते हैं, वो दंदना रहे होते हैं, अदरवाइज वो टिश्यू पेपर की तरह आप उनको उठा के वैसे फेंक मैं दें। ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि आप ये बताएं कि कौन सा पॉलिटिशियन, कौन से यहाँ बड़े बड़े नाम आए हैं। आतिफ चौधरी ले लें, आबद चौधरी ले लें, और जितने भी ऐसे टॉप 10 में बड़े बड़े नाम हैं, उनको उनकी नस्रिया कौन है, उनको लाया कौन है? मतलब कि वहाँ से कमालिया से उठ के आते हैं रियाज फताना साहब, वो अरशद मीन चौधरी साहब को रखते हैं, अरशद मीन चौधरी साहब बनते हैं, और वो आबद चौधरी उनका राइट हैंड होता है। फिर उनके लिए वो कत्लो गारत होती है, फिर कॉलेजों पे कब्जों के तनाज़े भी होते हैं, एक मजहबी जमात की तंजीम होती है। जी, लास्ट 1 मिनट। देखिए, अब माजी के हिसाब से चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हुई हैं। जो पुलिस मुकाबलों का हमारा चैप्टर था, उसमें अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले पुलिस मुकाबला होता था, जो अभी फायरिंग में जो मारा जाता है डाकू, अब पुलिस ने स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी है। अब उसी के साथी उसी को छुड़ाने आते बहुत हैं। अच्छे से ये ऐसी बातें हुई। नहीं, उसके साथी उसको छुड़ाने आते हैं और वो उन्हीं की फायरिंग से मारा जाता है। आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया कि उनके साथियों को इतला कौन देता है कि ये निशानदेही के लिए कहाँ इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो एक इंक्वायरी होती है और वो चीज़ें मैं खत्म सिर्फ होती आखिर में एक वाक़े का जिक्र करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन उस्मान अनवर को 2 हफ्ते पहले फारिग कर दिया गया। सिर्फ इसलिए फारिग कर दिया गया है कि 9 मई और जमान पार्क में जिन लोगों ने किया उन पे तो केसेस होने चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, उन्हें सजाएं दें। कुछ नामों की लिस्ट दी गई कि इनके लिए जो है एक सॉलिड ग्राउंड आपने बनानी है, वो नहीं बना सके तो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को आपने फारिग कर दिया। ठीक इस वक्त वो अपने घर बैठा हुआ है। अगर हमने प्रोग्राम ना ख़त्म किया तो मुझे ना फारिग कर दें, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया वह प्रोग्राम का। अपना नईम अनीस साहब आपका, चिश्ती साहब आपका, नुमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुलिस मुकाम की एक बड़ी तवील फहरिस्त है, और अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई जाली पुलिस मुकाबला देखना है तो मैं आपको एक्चुअल यानी हुआ जाली पुलिस मुकाबला दिखवा सकता हूँ, जिसमें बच्चों को, यानी बच्चे ही मैं कहूँगा, मैं क्योंकि बड़ी उम्र का हूँ, कि किस तरह से पुलिस जो है वो मारती है। और ये मेरा चैलेंज है कि मैं आपको एक्चुअल पुलिस मुकाबला होता हुआ उसकी फुटेज दिखा सकता हूँ। अगर आप 365 के को सब्सक्राइब करें और उसके नीचे ये कमेंट्स में लिखें, 100 से ज़्यादा अफराद ने कमेंट में लिख दिया, तो मैं फिर आपको जाली पुलिस मुकाबला कैसे होता है, किस तरह से होता है और एक्चुअल होता हुआ वो सब इसी प्रोग्राम में दिखाऊंगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।